गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक यानी जो अगला टॉपिक है यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट से ही रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान थे उसका मैंने उल्लेख किया और साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट के कारण क्या थे, यानी रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के कारण क्या थे, उसके रीजन क्या थे, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। इस वीडियो में जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के दोष क्या थे, उसके नॉन बेनिफिट्स क्या थे यानी कि उसकी जो आलोचनात्मक व्याख्या है इस वीडियो में की जाएगी। देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की आलोचना या आलोचनात्मक व्याख्या। देखिए, फर्स्ट है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए इस बिल को पास किया गया और इसके अकॉर्डिंग यह बिल एक्ट बना। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस एक्ट के जो मेन दो प्रावधान थे, एक तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रूल रेगुलेशन में, नियम और कानून में जो बदलाव किए गए, यानी जो लंदन में बैठे थे, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के संबंध में जो थे, फिर एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, उससे क्या रिलेशन थे। तो ये सब तो दो, यानी कि एक इंडिया के फेवर में रूल रेगुलेशन बनाए गए और चेंजिंग की गई, और दूसरा जो था जो लंदन से प्रशासन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके बारे में प्रावधान था। तो उनमें क्या दोष थे? देखिए, फर्स्ट था कि गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल पर आश्रित कर दिया गया, यानी कि इस एक्ट के तहत जब 1772 में इस एक्ट को लाया गया, 1773 में, तो 1774 में इसे अप्लाई किया गया। तो उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बना के भेजा गया। से पहले 1772 में ही गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर था वह वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के लिए अब यही कानून बनाता था। और इसके लिए क्या किया गया, 4 सदस्यीय जो मेंबर्स का प्रावधान था। तो पिछले वीडियो में उनका नाम भी बताया था, क्लेमेंट थे, एक मानेसन था, एक बोरवेल था। तो इनमें क्या था कि जो बोरवेल और वारेन हेस्टिंग्स से एक साथ थे, लेकिन जो 3 लंदन से आए थे जिन्हें भेजा गया था बाद में, वो आते ही स्पेशल रूप से उसमें जो फिलिप फ्रांसिस था वह वारेन हेस्टिंग्स का बहुत बड़ा विरोधी था। और वह चूंकि इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में टोटल मेंबर्स 5 थे, 3 मेंबर एक साइड थे जिसका लीडरशिप फिलिप फ्रांसिस कर रहा था, और हर एक मैटर में गवर्नर जनरल क्यों क्या करता था, इंटरफेयर करने का काम। चूंकि निर्णय बहुमत से होने थे तो 3/2 का होता था वैसे। और गवर्नर जनरल को वोटिंग का जब पावर था अपने, जिसे कास्टिंग वोट कहा जाता है, निर्णायक मत का, जो आज के लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको प्राप्त होता है, तो क्या किया कि बार बार अब जब 2/2 का होता तब जाके अपने कास्टिंग वोट का यूज करता, तब भी दिक्कत थी। वारेन हेस्टिंग्स काफी परेशान रहा, कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था क्योंकि काउंसिल उसके क्या थी, अगेंस्ट थी, उसके खिलाफ थी। बाद में चल के एक मेंबर्स की जब मृत्यु हो गई मानेसन की, तो बाद में चल के 2/2 हो गया। तो अब गवर्नर जनरल अपने कास्टिंग वोट का यूज करने लगा 2 साल बाद, तब जाके कुछ निर्णय हुए। लेकिन फिलिप फ्रांसिस लास्ट तक क्या करता रहा, इसका विरोध करता रहा, वारेन हेस्टिंग्स का। तो सबसे बड़ी जो कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, जो दोष थे, जिसकी आलोचना होती है इस एक्ट की, कि गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल पे आश्रित कर दिया गया था, जो बात सही थी। दूसरा है
गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, जो ज्यूरिसडिक्शन था, अधिकार क्षेत्र था, उसकी अस्पष्टता। यानी कि इसमें भी क्या किया कर दिया था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड कर दिया। यानी गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल जो कानून बनाते थे, जो लॉ प्रिपेयर करते थे, उस कानून का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य कर दिया गया। ओके, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के अंडर कर दिया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट था, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन था मेन, अगर उसका देखा जाए न्यायिक दृष्टिकोण से, तो सिर्फ उस कलकत्ता के आसपास ब्रिटिश एरिया के लिए था। उसमें क्या था, स्पेशली रूप से जो ब्रिटिशर्स थे उनके मुकदमे की यह सुनवाई करता। भले ही दूसरे प्रेसिडेंसी के लोग या दूसरे लोग क्या करें, अपने इस यहाँ पे जुड़े हो करके इसे आग्रह करके सुप्रीम कोर्ट से और सुनवाई कर दे, वो अलग बात है। लेकिन इसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ कलकत्ते के आसपास तक ही सीमित था, वो भी ब्रिटिशर्स के लिए। तीसरा देखिए, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल द्वारा कानून की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण, अभी मैंने जिसका उल्लेख किया, जिसको लेके बार बार विवाद होते थे, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल का जो अधिकार, जो ज्यूरिसडिक्शन था, वह क्लियर नहीं था, जिसे आगे चल के 1781 में 1781 का जो बंगाल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके तहत इसके दोषों को दूर करने का काम किया गया। ओके, फिर देखिए जो फोर्थ है, या अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल का अप्रभावशाली नियंत्रण। वैसे अगर देखा जाए तो सत्ता क्या है, यानी कि यहाँ पे इंडिया में सत्ता, ब्रिटिश जो सत्ता था उसकी केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी क्या था, इमरजेंसी टाइम में जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियां थी, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के विपरीत जाके बिना उससे पूछे इमरजेंसी टाइम में क्या करता, ये अपना कानून बना सकती थी अलग से। तो ये प्रेसिडेंसियां क्या करें, जब यह आज आपातकालीन जब पावर मिल गया, इमरजेंसी पावर, तो अक्सर ये कानून बना के कोई भी क्या कर देती थी, उसको इमरजेंसी में डाल देती थी कि ये इमरजेंसी था इसलिए हमने कानून बना दिया। तो ये भी क्या था, एक दोष था कि जो अंडर प्रेसिडेंसियां थी, जो बॉम्बे और मद्रास थी, इनका गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल पे अप्रभावशाली नियंत्रण रहा, मतलब कोई नियंत्रण नहीं, जिसको आए दिन लेके विवाद चलते थे और यह मैटर हमेशा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास लगा रहता था गवर्नर जनरल की शिकायत। देखिए पांचवा है, संसदीय नियंत्रण की विफलता। यानी कि संसदीय नियंत्रण वहां की पार्लियामेंट ने इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे लंदन में कंट्रोल करने का काम किया, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी विफलता रही, वो उतनी पूरी तरह से इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। ओके, क्योंकि जब भी होता था, अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपने पावर का यूज करके किसी भी प्रेसिडेंसी के गवर्नर और गवर्नर जनरल को हटा सकता था, उसको इतना पावर था। ओके, अभी उतना ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण कंपनी पे नहीं हो पाया था। आगे आने वाले टाइम में एक्ट ला के धीरे धीरे उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश थी वह सक्सेस रही, और 1857 के रिवोल्ट के बाद, 1857 की क्रांति के बाद टोटल ईस्ट इंडिया कंपनी को बायकॉट कर दिया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने कंट्रोल में टोटल भारत के प्रशासन को ले लिया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर कुछ लोगों का नियंत्रण हो गया था, ये भी कमी थी, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा जो 24 मेंबर्स पहले हुआ करते थे, 24 मेंबर्स में जो प्रोप्राइटर्स थे, प्रोप्राइटर्स क्या करते थे, अपने में से ही सबको वोट देने का पावर था। यानी कि जो 500 पाउंड्स का जो इन्वेस्टमेंट के लिए वोटिंग पावर था, उसे बढ़ा के 1000 पाउंड कर दिया गया था, जिससे वोटर्स की जो नंबर्स थी वह काफी लिमिट हो गई थी, कम हो गई थी, सीमित हो गई थी, जिससे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या हो गया था, जो कुछ ही लोग थे उन्हीं के हाथ की कठपुतली हो गया था, उनका उन पे नियंत्रण हो गया था, यानी जो प्रोप्राइटर्स। ओके, क्योंकि जब 1000 पाउंड बढ़ा तो उस समय 1000 पाउंड बहुत हुआ करता था, 1000 पाउंड आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या हुआ, बहुत से ऐसे प्रोप्राइटर्स जिनको वोटिंग का पावर ही नहीं रहा, तो कुछ ही लोग बचे जिसको चाहते जैसे, और हर साल
निरंतरता बनाए रखने के लिए हर साल 24 में से 6 मेंबर्स को यानी 1/4 25% मेंबर्स को हटा दिया जाता था और फिर दूसरी नियुक्ति की जाती थी। तो इसीलिए क्या हो गया, अब कोटा डायरेक्टर्स में वैसे लोग अब चापलूसी पड़ गई, यानी कि जो प्रोप्राइटर्स जो जितने थे उनकी चापलूसी करेंगे तो उन्हें नियुक्त करेंगे तो उन्हीं के कार्य। तो ये जो नियंत्रण था कुछ लोगों का कोटा डायरेक्टर्स पे हो गया, वो अपने हिसाब से चलाने लगे, यानी जिनका कंपनी में इन्वेस्टमेंट अधिक था परसेंट। अब देखिए ये तो रहा रेगुलेटिंग एक्ट के जो दोष थे, कमियां थी। ओके, ये बहुत है इतना। फिर देखिए अब रेगुलेटिंग एक्ट के दोष को, उसकी आलोचनाओं को, उसकी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम यानी कि बंगाल अमेंडमेंट एक्ट 1781 को पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके द्वारा क्या किया गया, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम हुआ गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल एंड उसकी काउंसिल और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिस्डिक्शन था उसमें जो खामियां थी उसको दूर करने का काम इस एक्ट के द्वारा किया गया। यानी गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन को स्पष्ट कर दिया गया इस कानून के द्वारा 1781 के। आप पता ही है कि इसको लेके आए दिन गवर्नर जनरल और उनमें क्या हुआ करता था, वह विवाद हुए करते थे। लेकिन 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट रहा, इसके द्वारा क्या किया गया, कुछ कमियों को खत्म करने का काम किया गया। ओके, दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो आज्ञाएं, उसकी जो आज्ञाएं थी और जो आदेश था वह लागू करते समय भारतीय रीति रिवाजों, यानी जो दूसरा स्पष्टीकरण किया गया कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता का, जिसे 1774 में 1774 में स्थापित किया गया था, उसको ये अब कर दिया गया कि कोई भी अपनी अगर ऑर्डर इशू कर रहा है, आदेश दे रहा है या कोई आज्ञा दे रहा है तो उसको लागू करते समय वह क्या करेगा, उसमें अगर भारतीय किसी मैटर से रिलेटेड मामला है तो उसमें भारतीयों के रीत रिवाज और परंपराओं का ध्यान रखने का काम करेगा। अगर मुस्लिम मैटर्स तो मुस्लिम विधि के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस पर अपना निर्णय देगा, डिसीजन देगा। अगर हिंदू विधि से रिलेटेड है तो अगर हिंदुओं से रिलेटेड है तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार क्या करेगा, अपना निर्णय देने की कोशिश करेगा। यानी कि वह क्या करेगा, भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ओके, तथा सरकार भी क्या करेगी, रूल रेगुलेशन बनाते समय इसका स्पष्ट ध्यान रखेगी। और इस एक्ट के तहत 1781 के बंगाल संशोधन अधिनियम के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल भी अगर कोई कानून बनाएगी तो वह क्या करेगी, यानी रूल रेगुलेशन बनाते समय भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों का वह क्या करेगी, ध्यान रखेगी, उसी के अनुसार कानून बनाएगी जिससे आहत न। लेकिन इस टाइम इसके बाद क्या गया, लार्ज स्केल पे भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप करने का काम किया गया और जिसका रिजल्ट ये रहा है 1757 का जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। इसके बाद चल के ब्रिटिशर्स ने क्या किया, स्पेशल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हटा दिया गया, साथ ही साथ भारतीय रजवाड़ों को बनाए रखा गया। और 1858 के बाद यानी 57 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने का काम नहीं किया, क्योंकि अगर 1757 का जो आंदोलन रहा, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष करते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो इसके तहत ब्रिटिशर्स बहुत डर गए थे, क्योंकि अगर कुछ भारतीय रजवाड़ों ने और बंगाल के जो लैंड लॉस फैमिलीज थे, जमींदारों ने अगर सपोर्ट नहीं किया रहता वगैरह, सिंधिया, होलकर वगैरह जो मराठा क्षत्रप थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसी समय भारत से चले, ब्रिटिशर्स डिफीट हो गए रहते और चले गए। ठीक है, तो ये बात किया गया। तीसरा जो पॉइंट था इस एक्ट को लेके, इसमें एक क्या किया गया कि
गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनके कार्यों को सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है उसके कार्यों के प्रति, यानी कोई भी रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं किया जाएगा। उसको लेके कि ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इसका ट्रायल नहीं होगा। जैसा आज भी है कि जो पार्लियामेंट और विधानसभा के मेंबर्स रहते हैं, पार्लियामेंट में क्या होती है, किस टाइप की एक्टिविटीज होती है, उस पे उसको लेके कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता। वैसे क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा बनाए गए किस टाइप के कानून बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उसको कोई लेके इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। ये भी इस संशोधनात्मक एक्ट के तहत किया गया। फिर जो प्रोविंशियल या तथा प्रादेशिक कोर्ट थे उनके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती थी। यानी कि इसके पहले चल के बहुत से कुछ कोर्ट बनाए गए थे, उसका अलग से डिफिनीशन रहेगा, बाद में उस पर एक वीडियो हम बना देंगे। तो इसमें है कि जो प्रादेशिक, यानी कि जो प्रादेशिक कोर्ट थे और साथ ही साथ जो वैसे प्रांतीय कोर्ट थे, इनके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, इसके लिए स्पेशल क्या कर दिया गया, कहा गया कि जो सदर दीवानी अदालत है और सदर निजामत अदालत, ठीक है, वह सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिए गए थे। ये सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, सदर निजामत अदालत आपराधिक मामले देखता था, क्रिमिनल केसेस, और सदर दीवानी अदालत या रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स देखता था। ओके, तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो प्रांतीय न्यायालय है और जो लोअर वैसे न्यायालय है, इनसे जो अपील होगी, यानी कि जो प्रादेशिक न्यायालय से अपील, यानी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, डायरेक्ट सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत में होगी। जो सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत थे, इनको सुप्रीम कोर्ट से अलग रखा गया और इनसे जो अपील होती थी उसके बाद गवर्नर जनरल के पास होती थी और उसकी काउंसिल के पास, और इससे आगे चल के जो ब्रिटेन का प्रीवी काउंसिल था, जो, ठीक है, प्रीवी काउंसिल यानी महारानी के यहाँ, यानी कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, उसके पास क्या होता था, अपील होता था। ओके, तो एक क्राइटेरिया अलग था। इस पे एक वीडियो बनाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे अभी तक जानिए कि जो प्रांतीय न्यायालय थे, प्रांतीय न्यायालय से जब अपील होगी तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, वह सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत में होगी, और सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र से इनको बाहर रखा गया था। ओके, तो ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट जो था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तथा उसकी परिषद के द्वारा जो कानून या नियम बनाएगी उसका सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण, पहले ही मैंने बता दिया था, उसका सुप्रीम कोर्ट में जो पंजीकरण था उसे खत्म कर दिया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के द्वारा बनाए गए जो भी नियम कानून होंगे उनका पंजीकरण सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो। तो ये रहा 1781 का जो अमेंडमेंटिंग एक्ट था, यानी कि बंगाल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग रेगुलेटरी एक्ट में जो दोष थे, जो कमियां थी, उनको दूर करने का काम किया गया। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, और बनेंगे तो इतनी ही अधिकारिता से बनते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में हम जो इसके बाद एक्ट आया 1784 का, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, यह काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पास किया, जिसमें काफी स्पष्ट प्रावधान करने का काम किया गया और कंपनी पे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ता गया। ओके, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।